चलो आगे लिखो। वृद्धि और विकास पढ़ लिया था। अरे हर्षवर्धन, हाँ अरे आवाज मत करो, देखो अब ध्यान से। ऑप्शन लिख दिए। अच्छा, जवाब फेंकना नहीं है। प्रश्न ये है कि विकास होता है, विकास होता है। विकास होता है। ऑप्शन ये पढ़े ना। हाँ अच्छा, वैसे बोलूं। ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सी में है एक आदमी। अच्छा, मतलब आप सबका आ गया कि वंश क्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। आ गया। इसका मतलब इस बात को तो आप लोग समझ गए। फिर मुझे एक बात बताओ, फिर मुझे एक बात बताओ, ये जो विकास होता है, ये विकास मात्रात्मक होता है गुणात्मक होता है? मात्रात्मक होता है या गुणात्मक होता है? ए, बी और सी दोनों है। ऑप्शन सी, कोई डाउट नहीं यहाँ तक? अच्छा, मान लो मैं इसको हटा दूं, अब बताओ गुणात्मक या मात्रात्मक?
गुणात्मक। मान लो मैं इसको भी हटा दूं, हो जाएगा? गलत हो जाएगा सवाल? सवाल गलत नहीं होगा? सवाल गलत नहीं होगा। इसका मतलब इसे एक बात समझ में आई कि विकास जो होता है ना वो मात्रात्मक भी होता है, और विकास जो होता है ना वो गुणात्मक भी होता है, दोनों होता है ना। ध्यान रखिए, ये जो निशान है ना, ये निशान तो हमेशा मात्रात्मक को प्रदर्शित करता है। यदि केवल निशान निशान दे दिया जाए ना तो भी आपको ध्यान रखना है कि ये तो केवल मात्रात्मकता को प्रदर्शित करता है। समझ पा रहे हैं? और यदि ये निशान दिया जा रहा है ना तो ये निशान किसको करता है? गुणात्मकता को। अच्छा अब देखो, यदि यहां पर ऑप्शन आपको ये दे दिया जाए, परिपक्वता इंटू अधिगम बराबर विकास, यदि ऑप्शन ये दे दिया जाए परिपक्वता प्लस अधिगम बराबर विकास, परिपक्वता माइनस अधिगम बराबर विकास, और ऑप्शन दे दिया जाए ए और बी दोनों, अब क्या सोल्व करोगे इसमें? ए और बी दोनों करोगे? हाथ खड़े करो, देखो ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी, वापस हाथ खड़े करवाऊं? क्वेश्चन वापस, अभी क्वेश्चन कहां समझाया मैंने? क्वेश्चन वापस रिपीट करूं? विकास होता है, क्वेश्चन यही है, विकास होता है। ऑप्शन ए बढ़िया, बी सी, सी में है, डी, डी में। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि विकास, ये जो निशान है ना, ये निशान गुणात्मकता को दर्शाता है, ये निशान मात्रात्मकता को दर्शाता है, और ये दोनों ही विकास है। मतलब ऑप्शन सी है, ये डी है। यदि ये ऑप्शन डी ऑप्शन में नहीं होता तब हम क्या करते? ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए नहीं होता तो क्या करते? बी। ये हमें ये बताता है कि विकास गुणात्मक ज्यादा होता है और मात्रात्मक कम होता है। भाई आपने देखा होगा, ये विकास जो था, इस विकास के अलग अलग जो पहलू थे उसमें केवल एक ही पहलू तो ऐसा था ना जो शारीरिक विकास था। इसका मतलब मात्रात्मक तो केवल एक ही था कि नहीं था, और बाकी सारे के सारे कैसे थे? गुणात्मक मापन हो रहा था इनका। इसका मतलब है कि विकास गुणात्मक ज्यादा होता है और मात्रात्मक कम होता है। दो लड़के एक साथ गांव से निकलकर शहर आते हैं, और एक ने जिम ज्वाइन कर लिया होता है और 5 साल में बहुत गजब की बॉडी, सिक्स पैक्स बना लिए होते हैं, ग्रेट खल्ली जितना बन गया होता है। और दूसरे लड़के ने बहुत मेहनत की होती है और मेहनत करके अपना एक एम्पायर, एक बिजनेस खड़ा कर लिया होता है, और कई सारे प्लॉट और फ्लैट और कई सारी गाड़ियां और कई सारे, कितनी सारी परिसंपत्तियां उसने अपने नाम करवा ली होती है। लेकिन वो जिम नहीं गया होता है, वो जैसा गांव से आया वैसा ही होता है 5 साल बाद। और जब वो दोनों आपस में गांव जाते हैं एक साथ, तो गांव वाले कहेंगे क्या, किसके बारे में ये कहेंगे कि इसने बहुत अच्छा विकास किया है? किसके बारे में कहेंगे? जिसने परिसंपत्तियां अर्जित की है, जिसने अपना नाम कमाया है, उसके बारे में ही कहेंगे। या वो जो जिम वाला बोले, नहीं नहीं साहब, विकास तो इसने किया है। लेकिन विकास किया तो है ना उसने, लेकिन उसने केवल और केवल एक पक्ष का किया है ना। इसका मतलब विकास जो होता है ना वो गुणात्मक ज्यादा होता है और मात्रात्मक कम होता है। और गुणा का निशान हमेशा गुणात्मकता को दर्शाएगा और प्लस का निशान हमेशा मात्रात्मकता को दर्शाएगा। ध्यान रह जाएगा। टेबल बंद करो, कर दी टेबल बंद। उसके बाद आगे एक लाइन लिखनी है, केवल ओनली एक लाइन। क्या अब पेज नहीं पलट सकते? अब देख आपकी मर्जी है, वैसे लिख लो, लाइन एक ही लिखनी है, फिर नई हेडिंग लगाएंगे। अच्छा एक चीज और बताऊं, देखे चलो चलो, जब इतना ही बता रहे हो ना तो साथ का साथ एक चीज और क्लियर कर देता हूं, है ना। साथ का साथ एक चीज और क्लियर करता हूं। यार ऐसे तो नहीं क्लियर होगा।
ऐसे क्लियर होगा। वृद्धि, विकास, परिपक्वता और अधिगम। अच्छा बताओ मुझे, इन चारों का फेंकना नहीं है ना, सोचना है। इन चारों का सही क्रम निर्धारित करना है। इन चारों का सही क्रम निर्धारित करना है। मतलब घटना के आधार पर पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, सोच लेना है, फेंकना नहीं है। देखो ये बोल बोल के क्यों कर रहे हो तुम? हो गया? ये जो लड़कियों की सेकंड रो में ये जो ये मॉल लाइन है, इसमें जो दोनों पीछे पीछे बैठी है ना, वो दोनों एक साथ बताएगी। वो दोनों एक साथ बताएगी, सिर्फ यही बताएगी कि मैंने सवाल क्या पूछा है, खड़ी होकर। इनको क्रम वाइज बताना है। अब आप बताओ इनको क्रम वाइज, साथ वाले को, आपके पड़ोसी को कहो, बताओ। देखें, नहीं बता पाओगे? अच्छा, इंग्लिश ट्रांसलेट। ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरिटी, लर्निंग। ग्रोथ, मैच्योरिटी है, फिर डेवलपमेंट और फिर लर्निंग। बहुत बढ़िया। और कोई बताएगा मुझे? हाँ रुको रुको। और कोई? हाँ बता भाई। क्या हुआ? अरे रुक जाओ तो, बाकी वाले रुक जाओ, शांत रहो ना। हैं? और इधर से बताओगे? बता। वृद्धि, अधिगम, परिपक्वता, विकास। हाँ वो बता भाई, बता, शाबाश। खड़ा होके बता देगे। विकास। बैठ जा। हैं? नहीं, इस मोहल्ले में से ये मोहल्ला, चार ही तो चीजें उनको क्रम से सेट करना है। अरे हम तो कर देंगे। हैं? नहीं मामला बैठ रहा है। हाँ हाँ बताओ। हाँ 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 हाँ। मैं क्या पूछ रहा हूं आपको? क्रम पूछ रहा हूं, है ना? हैं? 21। अब सुनो मेरी बात, ध्यान ये रखना है। हाँ, कोई बताएगा क्या? और हाँ बता बेटा, बताओ। हाँ हाँ बता दे तो। हाँ, विकास लास्ट में आएगा, डेवलपमेंट तो लास्ट में आएगा। डेवलपमेंट एक बहुत व्यापक अवधारणा है, बहुत छोटी अवधारणा नहीं है। सबसे पहले ग्रोथ होती है, और जब ग्रोथ होगी ना तब मैच्योरिटी आएगी। क्या आएगी? मैच्योरिटी। बिना मैच्योरिटी के लर्निंग करना भी संभव नहीं है। बिना मैच्योरिटी के यदि लर्निंग करना संभव हो जाता तो बालक जन्मते ही दूसरे दिन साइकोलॉजी याद कर लेता। नहीं है ना संभव। लर्निंग, लर्निंग जो है, इस लर्निंग जैसे जैसे होगी ना वैसे वैसे क्या होगा? विकास। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, परिपक्वता और अधिगम के गुणनफल से क्या होता है? विकास होता है। इसका मतलब विकास के लिए परिपक्वता भी जरूरी है, तो विकास के लिए अधिगम भी जरूरी है। और परिपक्वता के लिए क्या जरूरी है? वृद्धि। तो नीचे लिखो, विकास का सही क्रम। विकास का सही क्रम, विकास का सही क्रम। ये परिपक्वता, मैच्योरिटी, ये ले गए वृद्धावस्था को मान रहे हैं। इनको लगा कि परिपक्वता मतलब वृद्धावस्था है। और परिपक्वता आती रहती है, हर चीज में मैच्योरिटी चलती रहती है। हर समय व्यक्ति मैच्योर होता रहता है।
जैसे जैसे वृद्धि होती है वैसे वैसे वो मैच्योर होता रहता है। सही क्रम। अब सही क्रम में लिख लो, वृद्धि, वृद्धि के बाद परिपक्वता, उसके बाद अधिगम, और उसके बाद विकास। हो गया? हाँ, दोनों क्या होगा? अभिवृद्धि पहले होगी, अभिवृद्धि, फिर क्या होगा इसके बाद? परिपक्वता। परिपक्वता यही तो लिखा है ना आपने, परिपक्वता के बाद अधिगम, और इसके बाद में, अच्छा एक बात बताओ ना मुझे, एक बात बताओ, ये जो अभिवृद्धि होती है, ये अभिवृद्धि चेतन होता है कि अचेतन होता है? अचेतन मन का परिणाम होगा कि चेतन मन का परिणाम होगा? कितने लोग मान रहे हैं अभिवृद्धि चेतन मन का परिणाम है? नहीं। कितने लोग मान रहे हैं अभिवृद्धि अचेतन मन का परिणाम है? ये भी नहीं मान रहे, मतलब ये भी नहीं समझे। सब बाकी कहां गए? तो दो ही है ऑप्शन। कितने मान रहे हैं चेतन का परिणाम है? अरे मैं क्यों पढ़ा रहा हूं रे तुम्हें? कितने मान रहे हैं अचेतन? बाकी वाले क्यों नहीं मान रहे? समझ में नहीं आ रहा है। क्यों समझ में नहीं आ रहा है? चेतन मन वह होता है जिस पर हमारा नियंत्रण होता है, और अचेतन वह होता है जो हमारे नियंत्रण से परे होता है। यह अभिवृद्धि हमारे नियंत्रण में है क्या? तो फिर तो वहां कोई समझाने के लिए खड़ा रहेगा क्या पेपर में? जब 1000 बार बता चुका हूं, चेतन मन का मतलब जिस पर हमारा नियंत्रण है, और अचेतन मतलब जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। अब बताओ अभिवृद्धि क्या होगी? अचेतन के परिणाम स्वरूप होगी। समझ गए? अब बताओ तो परिपक्वता चेतन या अचेतन? मैच्योरिटी तो किसके अकॉर्डिंग होती है? अचेतन के परिणाम स्वरूप होती है। अच्छा फिर मुझे बताओ, ये अधिगम चेतन या अचेतन या दोनों? दोनों। अधिगम क्या होगा? कितने लोग मान रहे हैं कि अधिगम केवल चेतन से होगा? नहीं। कितने लोग मान रहे हैं कि अधिगम केवल अचेतन से होगा? नहीं। कितने मान रहे हैं चेतन और अचेतन दोनों से? बहुत बढ़िया, सभी मान रहे हैं, मतलब है ना। अरे मूर्खों, मैंने कहा था अधिगम परिपक्वता से, जो अचेतन मन से होता है ना उसे परिपक्वता बोलते हैं। और अधिगम समझाते हुए तो कहा था अधिगम जानबूझ के किया जाता है, अधिगम पर हमारा पूरा नियंत्रण होता है। और चेतन मन के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या था? अधिगम था। डप्पा बैठ गया। ये सब होशियार की पूंछड़ियां जो थी ना, ये भी बाकी हो गई। चेतन के परिणाम स्वरूप होता है। अच्छा विकास, अब तो बता दो। दोनों। ये तो होगा ना, विकास में सब कुछ सम्मिलित है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये चेतन के मन के परिणाम स्वरूप भी और अचेतन दोनों के परिणाम स्वरूप होगा। अच्छा अब बताओ तो मुझे, जब इतना बता दिया तो ये जो अभिवृद्धि होगी ना, ये अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है गुणात्मक होती है? दोनों भी ऑप्शन रहेगा हमेशा ही। दोनों होती है क्या? कैसी होती है? मात्रात्मक होती है। अच्छा परिपक्वता कैसी होती है? परिपक्वता मैच्योरिटी भी कैसी आई है? मात्रात्मक, क्योंकि हम लोग इसको शारीरिक पक्ष से तोल रहे हैं ना। और अधिगम कैसा होता है? अधिगम कैसा होता है? गुणात्मक, क्योंकि अधिगम 2 किलो 5 किलो नहीं होता है। अधिगम कैसा होगा? गुणात्मक होगा। विकास कैसा होगा? चेतन के कारण तो क्या हो जाएगा? गुणात्मक। चेतन के कारण गुणात्मक और अचेतन के कारण मात्रात्मक। यही होता है ना। अच्छा अब मुझे ये बताओ, मात्रात्मक को तो हम लोग किस में? प्लस में इंगित करते हैं, और मात्रात्मक को तो प्लस में करते हैं, और गुणात्मक को गुणा में इंगित करते हैं। इसका मतलब ये गुणात्मक भी है और साथ में मात्रात्मक भी है।
ठीक है, लेकिन ज्यादा क्या है, गुणात्मक। विकास ज्यादा क्या होता है, गुणात्मक होता है। लिखो तो, ये आपने क्रम लिखा है क्या, क्रम के नीचे ऐसे ही लिख लो। लिख लिया, हो गया। फिर एक छोटी सी लाइन लिख लो नीचे, विकास गुणात्मक अधिक होता है, विकास गुणात्मक अधिक होता है, विकास गुणात्मक अधिक अधिक होता है, जबकि मात्रात्मक कम होता है, जबकि मात्रात्मक कम होता है। मात्रात्मक कम होता है। हो गया है, गुणात्मक अधिक होता है और मात्रात्मक कम होता है, बस इतनी सी बात है। अब हेडिंग लगाओ एक, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। थोड़ी बकवास कर लेते हैं इस पर भी, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखो, विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक है ना, वो तीन होते हैं। कितने होते हैं, एक तो वंशक्रम, एक वातावरण, एक मनोवैज्ञानिक। वंशक्रम, वातावरण, हालांकि मनोवैज्ञानिक वातावरण में ही सम्मिलित हो जाता है, मनोवैज्ञानिक वातावरण में ही सम्मिलित हो जाता है, लेकिन फिर भी हमने देखो मनोवैज्ञानिक कारक तो पढ़ लिए हैं भाई। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, कन्फ्लिक्ट क्या होता है, एंजाइटी क्या होता है, ये सारे विकास को प्रभावित करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन वंशक्रम और वातावरण के बारे में हमने केवल सुना ही था, तो कईयों को ये लगा कि वो ठीक नहीं है, तो थोड़ी सी बकवास यहाँ पर किसके बारे में करते हैं हम लोग, लिखते हैं। मतलब बकवास तो कर ली थी, उसको क्या कर लेते हैं हम लोग, लिख लेते हैं। तो और साथ ही चूंकि हमारे एक अलग से एक बिंदु भी दे रखा है कि वंशक्रम और वातावरण, इसका मतलब इसकी थोड़ी बहुत बातें तो हमारे लिखनी जरूरी है। तो आप लोग विकास को प्रभावित करने वाले कारक लिखें, इसमें आप लोग ए लगा के लिखेंगे वंशक्रम, वंशक्रम, हेरिडिटी। वंशक्रम मतलब क्या होता है, हेरिडिटी। हेरिडिटी। अब इस हेरिडिटी में भी हम लोग इसको भी दो तीन भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग लिखेंगे वंशक्रम के सिद्धांत, वंशक्रम के सिद्धांत, वंशक्रम के सिद्धांत।
लिख लेने वंश क्रम के सिद्धांत। क्या पढ़ने वाले हम? वंश क्रम के सिद्धांत। और वंश क्रम के सिद्धांत में पहला लिखेंगे जनन दर्वे की निरंतरता का सिद्धांत। अब साइंस वाले बताना मुझे थोड़ा थोड़ा। जनन दर्वे की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया? वेरी गुड, बीज मैन ने दिया। बीज बीजने वाला कोई मैन था? बीज बीजने का बड़ी कौशल था इसमें ना, दक्षता थी, तो उसका नाम क्या हो गया? बीज मैन। क्या कहता है यह सिद्धांत हमें? बोले हमें पता तो है लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। अनुवांशिकी से यह कह रहा है, सीधा सीधा यह कह रहा है कि जनन दर्वे जो होता है ना, जनन दर्वे का मतलब होता है एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी उत्पन्न करना, मतलब संतान उत्पन्न करना। तो संतान उत्पन्न करने का जो दर्वे होता है ना, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने आप संचरित होता रहता है। वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता रहता है? अपने आप संचरित होता रहता है। समझ पा रहे? तो जनन दर्वे हमेशा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने आप चलता रहेगा। मतलब एक किसी भी पीढ़ी के, किसी भी प्राणी के, किसी भी व्यक्ति या किसी भी पीढ़ी के किसी भी प्राणी में संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है, वो क्षमता कहां से आती है? वंशानुक्रम से आती है, हेरिडिटी से आती है। ये हेरिडिटी का क्या है? सिद्धांत है, नियम नहीं है। फिर भी ये नियम नहीं है, ये सिद्धांत है। क्योंकि इसके विरोध में भी स्वर उठे ना, लोग ये भी तो कहते हैं कि नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित नहीं होता है, वो तो उसमें खुद में निर्मित होती है। भाई हेरिडिटी से प्राप्त नहीं हुआ है, वो तो खुद निर्मित करता है। इसका मतलब ये है कि ये बात थोड़ी सी सत्यता सिद्ध नहीं हो रही, इसलिए हमने इसको सिद्धांतों के रूप में लिख रहे हैं कि भाई ये क्या है? सिद्धांत है। लिख लो इसमें, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार जनन दर्वे का, इस सिद्धांत के अनुसार जनन दर्वे, कोष्टक में लिखो, संतानोत्पत्ति की क्षमता, संतानोत्पत्ति की क्षमता संतानोत्पत्ति की क्षमता, कोष्टक बंद कर दो वापस। आपने लिखा है इस सिद्धांत के अनुसार जनन दर्वे का, ऐसे ही लिखा है ना, जनन दर्वे का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतः ही हस्तांतरण होता रहता है। रिपीट अपने आप ही होता रहता है। ये स्वतः, अच्छा इस लाइन को रिपीट करना था क्या? क्या लिखा है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतः ही हस्तांतरित होता रहता है। हस्तांतरण होना रे, ट्रांसफर होना। स्थानांतरण नहीं लिख सकते इसको, हस्तांतरण ज्यादा सही शब्द होता है। स्थानांतरण का मतलब तो यह होता है कि वहां से बिल्कुल खत्म हो गया और अगली पीढ़ी में आ गया। स्थानांतरण तो वो होता है, हस्तांतरण होता रहता है। अरे बांटते रहते हैं बुजुर्ग। हाँ तो यार अब कैसे समझाऊं बताओ तुम्हें, हर चीज पे सवाल उठा लेते हैं तुम। लिखो दूसरा, लिखो दूसरा सिद्धांत, लिखो उपार्जित लक्षणों के असंचरण
का सिद्धांत, उपार्जित लक्षणों के असंचरण का सिद्धांत, उपार्जित लक्षणों के असंचरण का सिद्धांत, ये किसने दिया? बीजमैन ने। दो सिद्धांत दिए इसने। असंचरण लिखा है ना? हाँ, तो असंचरण ही तो लिखा है। मैंने क्या लिखा है? असंचरण लिखना है, संचरण नहीं होना। रे और लिख दिया। हाँ, इसका ध्यान रखो तुम तो इसका विशेष ही ध्यान रखो। ये लो, ये लो, अब तो ठीक है। चलो सुनो मेरी बात ध्यान से। अच्छा बताओ मुझे, आपको बताओ तो, अभी बीजमैन थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जो जनन द्रव्य होता है ना, वो जो जेनेटियल लिक्विड जो होता है वो कहां से प्राप्त होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होता है और आगे चलता रहता है। लेकिन साथ में ये कह रहा है उपार्जित का मतलब होता है अर्जित करना। क्या करना होता है? और अर्जित हमेशा कहां से होता है? वातावरण से। ये कहता है कि हम जो वातावरण से जो लक्षण अर्जित करते हैं ना, वातावरण से जो लक्षण अर्जित करते हैं उनका संचरण नहीं होता है। केवल किनका हो रहा है? जो हमने वंशानुक्रम से एक पीढ़ी से हमने लक्षण प्राप्त किए ना, वो तो अगली पीढ़ी में भेज सकते हैं, लेकिन इस वातावरण से हम कुछ ग्रहण करके उसको अगली पीढ़ी में नहीं भेज सकते। यदि ऐसा होता, असंचरण का मतलब नहीं भेज सकते हैं, यदि ऐसा होता तो मुझे बताओ, अपने पिताजी ने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी थी, हमने पढ़ ली है ना, हमें साइकोलॉजी याद हो गई, तो बताओ अगली पीढ़ी में साइकोलॉजी भेज देते ना हम? अगली पीढ़ी को साइकोलॉजी पढ़नी नहीं पड़ती यदि इस प्रकार का कुछ होता तो। अच्छा, इसने उदाहरण भी दिया, इसने बाकायदा एक्सपेरिमेंट किया है। इसने चूहे को लिया, ठीक है, और उन चूहों की पूंछ काट दी। क्या कर दी? पूंछ काट दी। फिर चूहों की अगली पीढ़ी प्राप्त हुई इन पूंछ काटे हुए चूहों की, लेकिन वो पीढ़ी में किसी भी चूहे की ऐसी नहीं थी जो पूंछ कटी हुई थी, पूरी पूंछ प्राप्त हो गई। फिर उसके बाद अगली पीढ़ी की ओर काटती। ऐसा करते करते इसने लगातार 21 पीढ़ी की पूंछ काटी। कितनी पीढ़ी की काटी? 21। लेकिन जो भी पीढ़ी हुई ना, उसमें वो पूंछ तो लंबी प्राप्त हुई। इससे यह तय हो गया कि अर्जित जो लक्षण होते हैं ना, वो अगली पीढ़ी में नहीं जाएंगे। ध्यान रह जाएगा, लिखो। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार यदि ऐसा होता तो हम अपने भी तो पूंछ लगा लेते ना, डॉक्टर से पूंछ लगवा लेते, तो अगली पीढ़ी में भी फिर पूंछ आ जाती। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार वातावरण से अर्जित लक्षण, वातावरण से अर्जित लक्षण अगली पीढ़ी में संचरित नहीं होते हैं। अगली पीढ़ी में संचरित नहीं होते हैं। अगली पीढ़ी में संचरित नहीं होते हैं। कोष्टक में लिख लो, चूहों की पूंछ काटी, चूहों की पूंछ काटी, कोष्टक में बंद कर दो, नहीं बद्दे लगेंगे ये चूहे पूंछ काटे हुए। अगला सिद्धांत लिखो, उपार्जित लक्षणों के संचरण का सिद्धांत। उपार्जित लक्षणों के संचरण का सिद्धांत किसने दिया? लेमार्क।
लेमार्क। उपार्जित लक्षणों के संचरण का सिद्धांत कौन दे रहा है हमें? क्या कहता है ये? हैं? ये कहता है, देखो ये उसके विपरीत है कि नहीं है? ये कह रहा है कि जो वातावरण से बालक लक्षण अर्जित करता है ना, हम लोग वातावरण से, वो अगली पीढ़ी में जाते हैं। लेमार्क ने तो कहा नहीं जाते हैं, सॉरी बीजमैन ने तो कहा नहीं जाते हैं, और इसने कहा जाते हैं। बोले तुझे कैसे पता? बोले देखो जिराफ की गर्दन देख लो, पहले तो थी छोटी सी, जब वनस्पति खत्म हो गई धरातल पर, अकाल पड़ गया, तब उसको वनस्पति ऊंचे ऊंचे पेड़ों से प्राप्त होती थी, इसलिए वो अपनी गर्दन को खींचता था रोजाना, तो धीरे 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 बढ़ती थी। और फिर जो उनसे पैदा होते थे ना जिराफ नए, उनमें वो बड़ी हुई होती थी। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि भाई एक दिन अकाल पड़ा, वो दूसरे दिन गए, वो उस दिन ही उनकी गर्दन बढ़ गई, ऐसा नहीं कह रहा है। ये कह रहा है बहुत सारी पीढ़ियां निकली है उसमें, धीरे 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 थोड़ा 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 एक एक सूत का फर्क आता गया उसमें। और एक दिन ऐसा आया कि जिराफ की जो वर्तमान में आप लोग गर्दन देख रहे हैं, ये कह रहा है कि पहले जिराफ की जो गर्दन थी ना वो घोड़े जितनी सी थी, और अब इतनी लंबी हो गई है। इसका मतलब उपार्जित लक्षणों का क्या होता है? संचरण होता है। अब माने कि नहीं माने वो आप पर डिपेंड है। लिखो इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इसलिए आपको कहता हूं ज्यादा मत बोलो, नहीं ये जीभ भी है ना, फिर यहां लटक के रहेगी कुत्ते की तरह, हाँ 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 ऐसा करते रहोगे। लिखो एक बार वापस, क्यों कुत्ता लग रहा हूं मैं आपको? लिखो इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार वातावरण से अर्जित लक्षणों का, इस सिद्धांत के अनुसार वातावरण से अर्जित लक्षणों का वातावरण से अर्जित लक्षणों का अगली पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। अगली पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। कोष्टक में लिखो जिराफ की गर्दन काटनी नहीं है अब की बार। ठीक है, अगला सिद्धांत लिखो, चलो आवाज मत करो रे। जीव सांख्यिकी का सिद्धांत किसने दिया है? जीव सांख्यिकी गाल्टन ने। किसने दिया? दिया था क्या? क्या कहा था? बता दे, सांख्यिकी लगाई थी यहां। साइंस वाले बताओ। हाँ, इसने कहा कि जो लक्षण बालक को प्राप्त होते हैं ना, वो केवल माता पिता से नहीं होते हैं, उस माता पिता के माता पिता से भी, उस माता पिता के माता पिता से भी, उसके भी माता पिता से, उसके भी माता पिता से, उसके भी माता पिता से, उसके भी, उसके भी और इतने ही नहीं, चलता रहता है, हैं? हाँ, मतलब एक समय तो जाके ये शून्य होता है, ऐसा नहीं कि शून्य नहीं होता है, लेकिन लंबे समय, जैसे मान लो, सुनिए, इसने कहा कि जैसे संतान है तो उसमें 100% जो गुण प्राप्त हुए ना, वो तो उसके माता पिता से आए हैं, लेकिन इसका आधा दादा दादी से भी आए हैं, इसका आधा, फिर इसका आधा, इस तरह से आधा 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 होता जाएगा, लास्ट में पॉइंटों में आ जाएगा, लास्ट में कहां जाएगा? जीरो में आ जाएगा। इसका मतलब बहुत सारी, कम से कम मेरे ख्याल से 100-150 पीढ़ी तो कम से कम चलेगी चलेगी। इसका मतलब उनके लक्षण भी आप में आ सकते हैं, केवल माता पिता के लक्षण आए ये आवश्यक नहीं है। ये कौन कहता है? जीव सांख्यिकी का सिद्धांत गाल्टन कहता है। लिखो इसके अनुसार, इसके अनुसार, इसके अनुसार
इसके अनुसार संतान में केवल माता पिता से ही नहीं बल्कि पूर्वजों से भी लक्षणों का संचरण होता है। पूर्वजों से भी लक्षणों का संचरण होता है। लक्षणों का संचरण होता है। ठीक है, एक का नाम और लिख लो ना। मेंडल के सिद्धांत का क्या नाम था? अनुवांशिकी सिद्धांत, अनुवांशिकी का सिद्धांत लिख लो। किसने दिया था? जॉन ग्रेगर मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, कोई भी हो, मेंडल है ये। ग्रेगर मेंडल, ये जो मेंडल थे। अच्छा, इसका मुझे कौन बताएगा, साइंस वाला, बायोलॉजी वाला, कि भाई ये मतलब इसका एक निष्कर्ष बताना है मुझे, तो एक ही लाइन में, ताकि मैं लिखवा दूं उसको। ये मत कहना मेरे सामने मटर के पौधे, टीन, छोटा टीन, बड़ा टीन, ऐसा कुछ नहीं कहना है। स्वतंत्र अपीयन का नियम, वो नियम, प्रभाविता का नियम। मुझे तो केवल सीधा सीधा ये बताना है कि एक लाइन में ये क्या कहना चाह रहा था, हैं? नहीं बता पाओगे साइंस वाले? साइंस के, बायोलॉजी के, मैथ नहीं, बायोलॉजी के। हाँ, प्रभावी लक्षण एक पीढ़ी में नहीं तो उसे अगली पीढ़ी में तो दिखाई देंगे ही देंगे, यही कह रहा था ये। अच्छा, इसका एक सामान्य सा निष्कर्ष अब मेरे पास तो कुछ है नहीं, हालांकि मैं भी बायोलॉजी का स्टूडेंट हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास हो, ये आवश्यक नहीं है। तो मैं तो बहुत पहले स्टूडेंट रहा था, तो इसलिए भूल भाल गया बायोलॉजी क्या होती है। लेकिन मुझे इतना तो पता है कि ये जो ग्रेगर मेंडल थे ना, इन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग किया था, छोटे टी और बड़े टी बनाए थे। उस टाइम तो पता नहीं क्यों बनाए थे उसने। हाँ, इसका एक निष्कर्ष है, और वो निष्कर्ष ये है कि इसके अनुसार माता पिता से उत्पन्न सभी संतानें समान नहीं होती है। कैसी होती है? अलग अलग होती है, उनके लक्षण अलग अलग रूप से प्रकट होते हैं। लिख लो। बाकी तो ये बहुत प्रसिद्ध है, ये तो साइंस वालों के लिए तो ये ग्रेगर मेंडल एक लोक देवता है। हाँ, लिखो। इसके अनुसार एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानें समान नहीं होती है, समान नहीं होती है। जैसे आपने लिखे ना वंश क्रम के सिद्धांत, वैसे ही आप वंश क्रम में लिखेंगे वंश क्रम के नियम। 2-3 लाइन ही लिखनी है, और है कुछ नहीं वंश क्रम में। वंश क्रम के नियम, और वंश क्रम के नियमों में एक नियम लिख लेंगे समानता का नियम। समानता का नियम लिखो। समानता का नियम, समानता का नियम। इसमें लिखो आगे डैश लगा के, जैसे माता पिता वैसी संतान।
जैसे माता पिता वैसी संतान। जैसे माता पिता वैसी संतान। जैसे माता पिता वैसी जैसे माता पिता वैसी संतान। हो गया क्या? लिख लिया क्या? दूसरे में लिखो भिन्नता का नियम। भिन्नता का नियम। भिन्नता के नियम में लिखो जैसे माता पिता उनसे भिन्न संतान। जैसे माता पिता उनसे भिन्न संतान। जैसे माता पिता उनसे भिन्न संतान। तीसरा और लिखो। तीसरा और लिखना भाई। तीसरा होता है प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम। इसमें लिखो जैसे माता पिता उनसे विपरीत संतान। जैसे माता पिता उनसे विपरीत संतान। उनसे विपरीत संतान। ये क्या है? वंश क्रम के नियम है। इसका मतलब यह सब पर लागू। क्या हो गया रे? सुने, वंश क्रम के जो नियम है ना, उनमें पहला नियम है समानता का नियम। किसका नियम है? समानता का नियम यह कहता है कि जैसे माता पिता होते हैं ना, वैसे ही संतान होते हैं। आपको बताया ना, कई जगह आप लोग अधिकांश जगह आप लोग फोटोकॉपी देखते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? बिल्कुल डिटो फोटोकॉपी। और ये और कहते हैं कि ये तो अपने माता पिता पे गया है, तो और किस पे जाता? उस पे ही जाता। हाँ हाँ। फिर एक होता है भिन्नता का नियम। क्या होता है? इसमें माता पिता से थोड़ी सी अलग, वो कुछ कुछ अलग के लक्षण प्रकट होते हैं, तो वो होते हैं भिन्नता का नियम। और एक होता है प्रत्यागमन का नियम। किसका नियम? इसमें जैसे माता पिता होते हैं उनसे ठीक विपरीत संतान होती है। ऐसी स्थिति में फिर यह नहीं मिलाना कि कान किससे मिल रहा है, नाक किससे मिल रहा है, ऐसे मिलान नहीं करने, गली में कौन ज्यादा आता था, उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये वंशक्रम का नियम है। ये वंशक्रम का नियम है। ये ठीक लिखो, इसमें लिखो जैसे प्रतिभाशाली बालक के मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली माता पिता के मंदबुद्धि संतान। लास्ट वाले पे लिखना है। जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के मंदबुद्धि संतान। ये विपरीत है ना? जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के मंदबुद्धि संतान। हिरण्यकश्यप के प्रहलाद का जन्म विपरीत एक नहीं है? अच्छा, इसका मतलब है ये वंशक्रम का नियम है। और अभी आपको बताओ तो देखो, जीव सांख्यिकी में गाल्टन ने बताया था, इसने कहा था कि जरूरी नहीं है वो केवल और केवल किसके लक्षण ले? माता पिता के। वो अपने पूर्वजों के लक्षण भी ले सकता है। तो ये तीनों नियम है, समानता भी है, भिन्नता भी है और प्रत्यागमन भी है। जैसे आपने ए लगा के लिखा था ना वंशक्रम, वैसे बी लगा के लिखो वातावरण। ए लगा के लिखा था वंशक्रम, तो बी लगा के क्या लिखना है? वातावरण।
वातावरण के भी कारक है जो प्रभावित करते हैं, विकास को प्रभावित नहीं करते हैं। ये वातावरण ने प्रभावित किया है कि वंशक्रम ने किया है? वातावरण ने गड़बड़ कर ली थी क्या? क्या कर लिया था? मारपीट या फिर कोई केमिकल वगैरह? क्या बदमाशी कर रहा था ना? कोई इलाज नहीं है? बिल्कुल दिखाई देते हैं? दिखाई देते हैं? अच्छा, फिर तो ठीक है यार। हाँ, वातावरण में सबसे पहला कारक लिखो, वातावरण में सबसे पहला कारक लिखो परिवार। वातावरण में पहला कारक कौन सा है? परिवार। परिवार। क्या परिवार बालक के विकास को प्रभावित करता है? क्या करता है कि नहीं करता है? अच्छा, एक व्यक्ति वह है जिसका नाम है फ्रोबेल। क्या नाम है? फ्रोबेल। पहले तो इस परिवार में कुछ कारण लिख लो, सीधी सीधी बातें परिवार में लिख लो। देखिए परिवार में क्या क्या चीजें प्रभावित करती है। तो मुझे बताओ, अपने परिवार की यानी माता पिता की आर्थिक स्थिति प्रभावित करेगी कि नहीं करेगी? लिख लो पहली बात, तो उसमें लिखते जाओ सीधे सीधे। माता पिता की आर्थिक स्थिति, माता पिता की आर्थिक स्थिति, माता पिता की क्या लिखी आपने? आर्थिक स्थिति। फिर लिख लो कठोर एवं लचीला अनुशासन। कठोर एवं लचीला अनुशासन। फिर लिखो अति संरक्षण एवं न्यून संरक्षण। संरक्षण यानी प्रोटेक्शन, संरक्षण, अति संरक्षण, हाई प्रोटेक्शन और बिल्कुल कमजोर प्रोटेक्शन, है ना? अति संरक्षण एवं न्यून संरक्षण। नेक्स्ट लिख लो अत्यधिक लाड प्यार। अत्यधिक लाड प्यार। अत्यधिक लाड प्यार। फिर लिख लो माता पिता के अस्थिर संबंध। माता पिता के अस्थिर संबंध। फिर लिखो परिवार के अन्य सदस्यों से माता पिता के संबंध। अन्य सदस्यों से माता पिता के संबंध। फिर लिखो पक्षपातपूर्ण व्यवहार। पक्षपातपूर्ण, पक्षपातपूर्ण व्यवहार। फिर लिखो जन्म क्रम। अगला लिखो जन्म क्रम। जन्म क्रम आदि। इसके आगे आदि लिख दो ताकि समझ जाएंगे कि और भी है। अच्छा, नीचे एक फ्रोबेल का कोटेशन लिखो। फ्रोबेल, नीचे एक फ्रोबेल का कोटेशन लिखो। फ्रोबेल, इसमें लिखो, नीचे अलग से कोटेशन लिखना है ना, परिवार के बारे में लिख रहे हैं। लिखो बालक के लिए मां आदर्श अध्यापिका होती है। बालक के लिए मां आदर्श अध्यापिका होती है। बालक के लिए मां आदर्श अध्यापिका होती है।
तथा परिवार द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा, परिवार द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण होती है। प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण होती है। एक कोटेशन लिखो, पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी इसमें लिखो, बालक के लिए, पेस्टोलॉजी में लिखो, बालक के लिए परिवार, बालक के लिए परिवार सीखने का प्रथम एवं सर्वोत्तम विद्यालय है। प्रथम एवं सर्वोत्तम विद्यालय है। प्रथम एवं सर्वोत्तम विद्यालय। देखो मेरे ख्याल से सवाल तो आप वैसे ही कर दोगे, लेकिन फिर भी दो चार बातें लिखी हुई हो तो आपके दिमाग में ये नहीं रही कि यार हमने लिखा नहीं है। परिवार बालक के विकास को प्रभावित करता है। पहला कारक क्या लिखा है हमने? आर्थिक स्थिति। निश्चित रूप से करेगा कि नहीं करेगा? हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम में से भी होंगे बहुत सारे, मुझे ऐसा लग रहा है जहां तक 90% लोग ऐसे हैं, हम में से 90% लोग ऐसे हैं जिनके विकास को इस स्थिति ने प्रभावित किया है। नहीं किया है? नहीं किया है। हाँ, 90% लोग ऐसे हैं जिनको इस स्थिति ने प्रभावित किया है। फिर इसके बाद में कठोर और लचीला अनुशासन। देखो घर में या तो बहुत ज्यादा कठोर नहीं होना चाहिए कि फिर बच्चे को भिड़कावनी आए। भिड़कावनी मतलब आपने उसको बाल्यावस्था में तो बहुत बाल्यावस्था तक तो चूंकि बच्चा डरेगा इसलिए उसको आपने कठोर अनुशासन में रख लिया। फिर वो किशोरावस्था में होगा ना, फिर वो खुला हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, फिर वो विद्रोही बन जाएगा। फिर उसको लगेगा घर चला गया तो घर तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो फिर बाहर निकलेगा ना, तब वो जो पीछे वाली कसर रही ना, रही सही कसर, उसको निकालने का प्रयास करेगा। बोले यार जीवन में कुछ नहीं किया, बहुत कठोर अनुशासन में रहे, अब क्या करेंगे? अब मजे करेंगे। तो फिर वो मजे ज्यादा कर लेता है। और या फिर बहुत ज्यादा लचीला नहीं होना चाहिए। पता ही नहीं है घर वालों को कि बालक कब आ रहा है, कब जा रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ चल रहा है, उसके दोस्त कौन है, कौन सा खेल खेल रहा है, स्कूल में उसकी क्या स्थिति है, परिवार में उसकी क्या स्थिति है, उसके कमरे में आना जाना ही नहीं है, वो अपनी मस्ती से ही चल रहा है, कितने समय तक रीलें चला रहा है, कितने समय तक मोबाइल चला रहा है, गेम खेल रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी स्थिति भी नहीं होनी चाहिए। ज्यादा खुलापन भी बालक को ठीक नहीं है, क्योंकि जब गाड़ी में ब्रेक नहीं होते ना, हाँ, ब्रेक होने जरूरी है। आपको यदि कोई भी व्यक्ति कुछ कह रहा है ना, अब आप तो चूंकि समझदार स्थिति में आ गए, लेकिन किसी भी बालक को कोई भी कहने वाला है ना, यदि डांटने वाला है ना, इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छी बात है उस बालक के जीवन के लिए, सफलता के लिए। यदि डांटने वाला नहीं है ना, इसका मतलब उस गाड़ी में ब्रेक नहीं। वो कहना, डांटना एक ब्रेक होता है। यदि आपको एक गाड़ी दे दी जाए और उसमें यह कहा जाए कि इस गाड़ी में ब्रेक नहीं है, चलाइए, आप कितनी की स्पीड से चला पाओगे उस गाड़ी को? चलाएंगे क्या आप लोग? हैं? नहीं चलाएंगे। आपकी हिम्मत हो जाएगी क्या बिना ब्रेक की गाड़ी चला लेंगे आप लोग? हैं? नहीं चलाएंगे। इसका मतलब है कि यदि आपकी गाड़ी में ब्रेक लगाए जा रहे हैं ना किसी के द्वारा, तो उसका बुरा मत मानिएगा, ये मानिएगा कि वो व्यक्ति आपके जीवन में बहुत अच्छी बात कर रहा है, वो आपके जीवन के लिए फायदेमंद की बात है। खैर, इसके बाद में अति संरक्षण। अच्छा, ओवर प्रोटेक्शन। ओवर प्रोटेक्शन तो जानते हैं ना आप लोग? ओवर प्रोटेक्शन मतलब माता पिता सभी लगे हुए हैं उसके, बस उसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। सुबह सुबह इसको पैक करके स्कूल भेजते हैं, वापस मंगवाते हैं, स्कूल में भी 3 बार संभालते हैं, सारा काम उसका वही करते हैं ना, सारा टोटल काम उसका वही करते हैं। टोटल छोटे से छोटे निर्णय भी
माता पिता ही लेते हैं। बच्चा 8 साल का हो गया फिर भी उसको ये कहते हैं कि बेटा अब सुसु करके आ जान, बेटा अब ये करके आ जान, अब यहाँ चला जान, अब यहाँ चला जान, इसलिए वो निर्णय लेना बंद कर लेता है, डिसीजन बंद कर लेता है। ये भी ठीक नहीं है। और न्यून प्रोटेक्शन का मतलब आपने ध्यान ही नहीं दिया, वो न्यून प्रोटेक्शन है उसका, उस पर ध्यान भी दिया जाना चाहिए। भाई बच्चे के स्कूल में क्या चल रहा है, उसको फीस जमा हुई है कि नहीं हुई है, स्कूल जा तो रहा है, ये तो होना चाहिए ना कि स्कूल जा तो रहा है। ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी कई बार कई स्थितियों में ऐसा भी होता है। हाँ, मुझे आज भी याद है, घटना याद है कि ऐसा यदि न्यून प्रोटेक्शन होने तो क्या होता है। पहले क्या होता था कि ये ज्यादा साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे। मैं मेरे परिवार की कहानी बता रहा हूँ, परिवार तो लंबा चौड़ा होता है ना, परिवार की कहानी बता रहा हूँ। वैसे तो वो रिश्ते में तो मेरा भाई लगता है, बड़ा भाई है, बड़ा उम्र में, मतलब मेरे से लगभग ये मान लीजिए कि वो 15 वर्ष बड़ा होगा। हाँ, तो 15 वर्ष बड़ा है तो उनकी शिक्षा मेरे से भी 15 साल पहले हुई होगी, तब तो शिक्षा कम थी अपने यहाँ पर इतना। भाई जैसे मान लीजिए मैं 9th क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं क्लास, 12वीं क्लास 2005-6 के आसपास कर रहा हूँ, 7 के आसपास कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि क्या क्या लगा आपको 2007-6, हाँ उस टाइम में। तो जितना आप में और मुझ में गैप है ना, जितना मेरे में और उसमें गैप है, 15 साल का गैप हो ही गया ना। अब वो गैप जो तब मुझे आज भी याद है, हमारे आसपास में स्कूल ज्यादा नहीं हुआ करते थे उस टाइम, एक ही स्कूल हुआ करता था 5 किलोमीटर दूर, तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था। तो उस स्कूल में क्या कि वो पढ़ा करते थे, तो वो पढ़ते थे, तो 9th स्कूल में 9th क्लास में वहाँ गए थे। तो देखने वाला कोई था नहीं, संभालने वाला कोई था नहीं। तो संभालने वाला नहीं होता है तो फिर बच्चा पता नहीं कौन सी दिशा में चला जाता है, कहाँ चला जाता है, क्योंकि ये न्यून प्रोटेक्शन के ही तो लक्षण होते हैं। वो अपने स्कूल तो जाते कम थे, घर से तो रोजाना आते थे, उसके अलावा आराम से मस्ती से खेला करते थे, ताश पत्ती खेल लिया करते थे, लोगों दोस्तों के साथ घूम लिया करते थे, स्कूल में कभी जाया ही नहीं करते थे, बहुत कम जाया करते थे। फिर उनकी शादी थी, 9th क्लास की बात है, उनकी शादी होनी थी। तो जिस दिन उनकी शादी थी ना, उसी दिन उनका एग्जाम भी था, वार्षिक परीक्षा का। देखिए ये बड़ी किस्मत वालों को ही मिलते हैं ना ऐसी चीजें, नसीब वालों को ही। भाई शादी के दिन वो फिर सेवरा बांध के, वो सापा बांध के, फिर वो एग्जाम देने चाहिए। कई बार फोटो आती है ना आजकल, अपनी नहीं आती है, वो तो दुल्हन की फोटो आती है, अपनी तो देता ही कहाँ है फोटो। तो दुल्हन की फोटो आती है एग्जाम के दिन, वो किसी के होती है ना, कोई जिसकी शादी वादी होती है, तो वो दुल्हन जोड़े में ही आती है, उसी में नाके ने एग्जाम दे के जाती है। हाँ, तो क्या होता है कि अब उसका एग्जाम था, तो फिर एग्जाम में तो दिलवाना जरूरी भी हो गया ना। तो उस टाइम ज्यादा ये साधन वादन नहीं हुआ करते थे, अपने कोई बारात लेकर गए हैं तो वो फिर वो उस सनरूफ वाली कोई बहुत बड़ी ऑडी कार आई है, उसमें वो खड़ा होकर वो हाथ हिला रहे हैं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। उस टाइम बारात जाया करती थी ट्रैक्टर में। उस टाइम में बारात किस में जाया करती थी? ट्रैक्टर नहीं, केवल ट्रैक्टर ही हुआ करते थे। मुझे याद है ना उनकी बारात, मुझे ऐसा अनुभव है, थोड़ा थोड़ा ऐसे अचेतन में आ रहा है, मुझे चेतन में वापस आ रहा है कि उनकी बारात में हम गए थे तो ट्रैक्टर में भर दिए गए थे पूरे के पूरे, तो ट्रैक्टर ही गए थे। नहीं मैसी नहीं, ऐसा मैसी भी नहीं है, डीआई तो हमारी और खूब आगे थे उस टाइम, तो मैसी वाली तो कहानी नहीं थी। तो एक जीप थी, महिंद्रा की जीप हुआ करती थी, जीप होती थी ना, हाँ वो जीप थी, वो उस दूल्हे के लिए थी। उसमें वो दूल्हा अगली सीट पर बैठ कर जाता था, अगली सीट पर, और इसके इधर बैठ जाते थे या तो जीजा जी या फूफा जी, उनमें से एक कोई बैठेगा ना। और वो जो बैठते थे ना, वो एक पांव बाहर और रखते थे ऐसे, उनको लगता था पता नहीं कहाँ बैठे, कोई हेलीकॉप्टर में सैर कर रहे हैं, ऐसे यूं बैठते थे। तो अब यार उनको ले तो गए भाई, सुबह सुबह बारात लेके, पहले ये रिवाज नहीं था कि शाम की बारात आती है 4-5 बजे आए, रात के फेरे होन, पहले कार्यक्रम सारे दिन में ही हो जाया करते थे। पहले सही था सिस्टम, दिन के कार्यक्रम दिन में ही होते थे, रात के कार्यक्रम रात में ही होते थे। अरे अब उल्टा होने लग गया। हाँ अरे सुनो मेरी बात। तो हुआ क्या कि सुबह सुबह बारात में चले गए, उसको बारात में लेकर गए। फिर बारात में कुछ 1-2 कार्यक्रम होते हैं ना ऐसे, साम मेला जिसे आप लोग, ये तो रीति रिवाजों में जानते हैं ना आप लोग, तो तोरण मारदान, साम मेला, ये 2-4 कार्यक्रम हुए छोटे मोटे। और उसके बाद लगा कि यार अभी
जो फेरे होंगे ना उनमें थोड़ा टाइम है, वो फेरे में बाद में बिठा देंगे। एक बार पहले दूल्हे के बीच में क्या दिलवा लाते हैं, परीक्षा दिलवा लाते हैं, तो उसकी परीक्षा दिलवाने लगे। अब मुझे तो इतना याद नहीं है, लेकिन मुझे तो मेरे पिताजी बताया करते हैं। तो वो चूंकि अब उनके अंकल थे, लगभग ज़्यादा उम्र में भी गैप नहीं रहा होगा, क्योंकि यदि वो भाई मेरे से 15 साल बड़े हैं तो निश्चित सी बात है कोई गैप नहीं रहा होगा। तो चाचा भतीजे के ठीक ठाक मिलाप था, तो कहा कि यार तू एग्जाम दिलवा ला इसको। तो एक ड्राइवर चला गया, एक उसको बिठा लिया, एक वो चला गया। एक साथ में एक ताऊ जी और चले गए मेरे, वो भी साथ में बैठ के चले गए एग्जाम देने के लिए। अब जैसे सामने स्कूल हो, जैसे कॉम्प्लेक्स के अंदर स्कूल हो, कॉम्प्लेक्स के अंदर, और बाहर वो तो गाड़ी रोक दी उन्होंने, तो और चाय के ढाबे पर बैठ गए, अपने चाय वाय पी रहे हैं। उसको कहा कि भाई तू एग्जाम दे के आ जा। फिर चूंकि एग्जाम 3 घंटे का होता है, ये तो पता ही ना आपको, एग्जाम तो लंबा चौड़ा होता है। अब भाई जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, जैसे मेरे पिताजी ने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो उनको थोड़ा बहुत इस बात का नॉलेज है। तो उन्होंने कहा कि यार एग्जाम तो 3 घंटे का होता है ना, तो हम एक काम करते हैं कि वो थोड़ा ही लिख लेगा। भाई यदि घंटे पर भी लिख लेना वो, तो भी उसमें से पास तो हो ही जाएगा, और एक सब्जेक्ट की तो बात है, बाकी में ज़्यादा नंबर ले आएगा। तो वो घंटे 1.5 घंटे गुजरा ना, उतने में उन्होंने कहा कि मैं जाके उनको ले आता हूँ, उसको ले आता हूँ, और जितने लिखे हैं उतने ठीक है। वो अंदर गए उसको लाने के लिए, जाके पूछा कि भाई इस नाम का कहाँ है, तो कहा इस नाम का तो है। अच्छा वो, बोले वो तो नहीं है। नहीं है मतलब क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, बोले क्यों क्या नहीं है। वो फिर जाके पता किया ऑफिस में, तो ऑफिस में पता किया तो पता लगा कि वो तो पिछले 4 महीने से स्कूल नहीं आया था, इसलिए उसका नाम NSO कर दिया गया था, नाम काट दिया गया था, इसलिए उसका कोई कोलेटर भी जारी नहीं हुआ, उसकी एक भी परीक्षा अभी तक नहीं लगी, उसको परीक्षा में बैठने की अनुमति भी नहीं है। फिर कहा यार थोड़ा गया कहाँ, क्योंकि उसी स्कूल में मेरे पिताजी पढ़े हुए थे, तो उनको पता था कि भाई क्या हो सकता है यहाँ से ज़्यादा क्या हो सकता है। तो वो थोड़े आगे चले गए, जहाँ वो उनका अड्डा होता है ना, जो बॉस बैठते हैं, उनके आगे अड्डे पर जाकर देखा तो वो आराम से ताश पत्ती खेल रहे वहाँ बैठे बैठे। फिर उठा के लाए, फेरे करवाए। तो वो अब वहां तो किसी को क्या बताना, उसको वहां तो सबको यही बताया गया कि भाई दूल्हा एग्जाम देने गया। उस टाइम तो बड़ी छवि भी रही होगी, बड़ी प्रतिष्ठा भी रही होगी, सबने पूछा बोले कहाँ गए, बोले एग्जाम देने गया। ओहो एग्जाम देने गया है। लेकिन तो ये कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ये न्यून संरक्षण की बातें हैं। किसकी बातें, न्यून संरक्षण की ये बातें होती है। ये रियल है हर्षवर्धन रियल है। तभी तो मैं बता रहा हूं ना कि मैं, हमारा गांव, परिवार क्या मैं कहूं, पूरा गांव ही क्रांतिकारी है, कम तो है ही नहीं सबके सब क्रांतिकारी है। हैं? क्या लिखा है? फिर परिवार का अत्यधिक लाड प्यार तो बिगाड़ ही देगा ना, वो तो करना ही नहीं चाहिए। फिर इसके बाद में माता पिता के अस्थिर संबंध, ये ध्यान रखना है। यदि सुबह शाम, दिन में, दोपहर शाम, रोजाना यदि बर्तन बज रहे हैं ना, बर्तन बजने का मतलब समझते हैं क्या? नहीं समझते हैं? अरे बर्तन उठा के वापस रखते हैं तो बजते हैं, यही है? नहीं, बर्तन बजने का मतलब लड़ाई होना। क्या होना? लड़ाई। यदि ये कार्यक्रम चल रहा है तो निश्चित रूप से बच्चों के विकास पर प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों से माता पिता के संबंध, मतलब माता पिता का और उस बच्चे के दादी दादा का संबंध किस प्रकार का है, उसकी माता का दादा से, दादी से किस प्रकार का संबंध है, अन्य भाइयों से किस प्रकार का संबंध है, वो उसके विकास को जरूर प्रभावित करेगा। फिर पक्षपातपूर्ण, कई बार बच्चों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार भी तो होता है ना। हाँ, कुछ क्या होता है, पक्षपातपूर्ण भी व्यवहार होता है। हैं? क्या हो गया? ये हर्षवर्धन ने हंसने वाली इमोजी लगाई थी यहाँ, बस ऐसा तो नहीं, बाकी तो मैं इनसे दूर बैठा हूं, क्या हो सकता है देख लो यार हाँ, मैं क्या कह रहा था, अगला क्या कह रहा था? पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता है ना कई बार माता पिता जो होते हैं ना, वो माता पिता आपको पता हो तो एक बेटे से ज्यादा प्रेम करते हैं और एक बेटे से कम प्रेम करते हैं, ऐसा होता है ना संभवतः। तो ये पक्षपातपूर्ण भी प्रभावित करता है। और एक क्या होता है, जन्म क्रम, ये भी प्रभावित करता है। जन्म क्रम मतलब कितने नंबर पर है वो, उसका नंबर कितने नंबर पर लगा। यदि पहले नंबर पर है
तो लाड प्यार अच्छा मिलेगा, यदि आखिरी है तो भी ठीक मिल जाएगा। बीच वालों का कोई धनी दोरी नहीं होता है। तो यह भी बालक के विकास को प्रभावित करेगा। फिर आपने क्या लिखा है, देखो फ्रोबेल कितनी महत्वपूर्ण बात कहता है। अरे सुन ले, फ्रोबेल कितना बीच में हो गया। अच्छा कितने 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 ऐसे हैं जो या तो पहले है या आखिरी है, हाथ खड़े करो। बाकी वालों अपने तो इनको देख कर जीना होता है, और ये जो छोड़ देते हैं ना शेष, वो अपने को मिलता है। देखो वही हालात है जो टेबल पर बीच वाले का हो रहा है। तो फिर तो क्या समस्या है। फ्रोबेल कहता है बालक के लिए मां एक आदर्श अध्यापिका होती है। यदि कोई आइडियल टीचर होता है ना दुनिया में बालक के लिए, तो वो सबसे बड़ा कौन है, वो मां है। और परिवार द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक तो आप समझते हैं ना क्या होती है, परिवार द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इफेक्टिव होती है। इंपॉर्टेंट भी होती है और इफेक्टिव भी होती है। और साथ में एक व्यक्ति है पेस्थोलॉजी। पेस्थोलॉजी ने यह कहा कि बालक के लिए परिवार सीखने का पहला विद्यालय और सीखने का सबसे अच्छा विद्यालय, पहला और सबसे अच्छा विद्यालय। ये किसने कहा है। तो जिस तरह से आपने पहले बिंदु के रूप में परिवार लिखा था, उसी तरह से दूसरे बिंदु के रूप में आप लोग लिखिए विद्यालय। पहले बिंदु के रूप में परिवार लिखा था, दूसरे बिंदु के रूप में क्या लिखेंगे, विद्यालय। और विद्यालय में तो सीधे सीधे बिंदु लिख लेंगे ना। विद्यालय में लिखो भौतिक सुविधाएं, विद्यालय में लिखो भौतिक सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं। फिर लिखो विद्यालय का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, कक्षा कक्ष का वातावरण। दोनों अलग अलग होते हैं ना। कक्षा कक्ष का वातावरण, शिक्षक का व्यवहार व कुशलता, शिक्षक का व्यवहार व कुशलता, शिक्षक का व्यवहार व कुशलता। अनुचित शिक्षण विधियां, अनुचित शिक्षण विधियां, अनुचित शिक्षण विधियां। अनुचित शिक्षण विधियां। नेक्स्ट लिखो बालक की खुली निंदा, बालक की खुली निंदा, बालक की खुली निंदा। कोमा लगा के वहीं पर लिख दो समस्यात्मक कहना, मतलब उस बालक को बार बार समस्यात्मक कह के पुकारना, समस्यात्मक कहना आदि आदि है। अब बाकी तो आप आदि में सब कुछ सम्मिलित हो गया ना। क्या क्या होता है, भौतिक सुविधाएं होनी चाहिए ना भाई, कम से कम बैठने के लिए टेबल कुर्सी होनी चाहिए, ऊपर पंखा चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि गर्मी होनी चाहिए, गर्मी हो जाए भले ऐसी मत हो लेकिन पंखा तो होना ही चाहिए, टेबल कुर्सी होनी चाहिए, क्लासरूम भी थोड़ा साफ सुथरा होना चाहिए, और विद्यालय का वातावरण भी उसका क्या होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। विद्यालय का वातावरण और कक्षा कक्ष का वातावरण भी। क्या कर रहे हो तुम आपस में, क्या बातें कर रहे हो यार, फिर मैं क्यों बोल रहा हूं बताओ। हाँ फिर इसके बाद में विद्यालय के साथ कक्षा कक्ष का भी होना चाहिए। फिर शिक्षक का व्यवहार भी तो डिपेंड करता है ना कि शिक्षक का व्यवहार कैसा है, डरा धमका के रखता है, क्लास में बालकों को क्या करता है, किस प्रकार का व्यवहार, और उसकी कुशलता कैसी है, मतलब अपने विषय के प्रति नॉलेज कैसा है, पढ़ाने की कुशलता कैसी है, वो कौन सी शिक्षण विधियां यूज कर रहा है, अनुचित तो नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं जो उचित ही नहीं है वो शिक्षण विधियां यूज कर ले वो। इसके अलावा बालक की खुली निंदा, ये कभी नहीं करनी चाहिए ना, ये ध्यान रखना है। स्कूल में तुम जाओ ना कभी भी, तो जैसे मैं आपकी खुली निंदा कर रहा हूं ना, वैसे कभी भी बालक की खुली निंदा
नहीं करनी चाहिए। बालक की, अभिभावकों की जा सकती है, वो तो समझते हैं। बालक की कभी भी खुली निंदा नहीं करनी है। बालक को कभी भी ओपनली कुछ भी नहीं बोलना है सबके सामने, वरना बालक का ईगो हर्ट हो जाएगा। लेकिन आप तो वैसे हैं, खुली बहुत निंदा हुई है ना। हाँ तो वो गलत ही है ना, उसने आपने अपने विकास को कितना प्रभावित किया होगा, आप समझो। यदि आपको उसी टाइम एक शिक्षक मोटिवेट करने वाला होता तो मुझे लगता नहीं है कि आप अभी इस स्थिति में होते। अब मैं खुद सब पर लागू ही है अपने पर। यदि उस टाइम शिक्षक मोटिवेट करने वाला होता तो हमारा दिशा और दशा अलग ही होते। लेकिन उस टाइम में हमारी क्या की जाती थी, खुली निंदा। क्योंकि शिक्षक को क्या बनाए रखना पड़ता था, अनुशासन। शिक्षक को क्या बनाए रखना पड़ता था, और अनुशासन। खुली निंदा कौन करता था, खुली निंदा अधिकतर वही टीचर करता था जिसको कम पढ़ाना पसंद होता था। लगभग काम, मैं ये नहीं कह रहा हूं टीचर ऐसा करते हैं, लेकिन सामान्यतः ध्यान ये रखिए, जिसके पास में कंटेंट नहीं होता था, जिसके पास में नॉलेज नहीं होता था, वो फिर अपने आप को छुपाने के लिए वो फिर बच्चों पर क्या करता था, हावी हो जाता था। और कभी भी जिस शिक्षक के पास अच्छा नॉलेज होगा, आप याद करके देखो स्कूल टाइम को, जो अच्छा पढ़ाता था वो कभी भी बच्चों के ऐसे निंदा, ऐसे डांटना नहीं, बच्चों से उसके संपर्क बहुत अच्छे रहे होंगे उस टीचर के। क्योंकि वो केवल और केवल अपने कंटेंट, विषय वस्तु, ज्ञान की बात कर रहा है, और उधर तो कैसे न कैसे करके कि अपना बंडा फोड़ नहीं जाए, उधर तो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, उधर तो विस्थापन हो रहा है। क्या हो रहा है, विस्थापन। या फिर मैं ये कहूंगा कि प्रोजेक्शन ज्यादा सही रहेगा। वहां तो वो क्या किए जा रहे हैं, जो खुद के दोष है ना, वो किस में देखे जा रहे हैं, बालकों में देखे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद निंदा बार बार में उसको समस्यात्मक कहना, डांटना, फटकारना, ऐसा नहीं। अकेले में फिर भी आपके सामने तो जो बालक होंगे वो थोड़े से छोटी उम्र के होंगे, फिर भी आजकल के बालक समझने लगे हैं, ऐसा नहीं है। आजकल के बालक 5वीं क्लास के, 6वीं क्लास के, 7वीं क्लास के बालक तो काफी हद तक थोड़े थोड़े समझदार हो गए। लेकिन फिर भी उनको तो ज्यादा इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ न कुछ निश्चित रूप से पड़ेगा। आप याद करके देखो, आपको 4वीं क्लास, 5वीं क्लास में किसी टीचर ने बहुत सबके सामने डांटा फटकारा होगा, तो वो दिन आपको आज भी याद है। ऐसी स्थिति आज भी आपको याद है। इसका मतलब वो याद होने का मतलब ये है कि वो चीज आपके चेतन से हट नहीं रही है, तो निश्चित रूप से आपको दुख तो उत्पन्न करती है, तो आपके विकास को उसने प्रभावित तो किया है। समझ रहे हैं। तो कई बार वो चीजें याद रह जाती है। पहली दूसरी क्लास की बातें तो ये है कि कई बार थोड़ी थोड़ी बातें याद रहती है, जो या तो बहुत ज्यादा दुखद है या फिर बहुत ज्यादा सुखद है। ऐसी घटनाएं ही हमारे दिमाग में छपती है, इसके अलावा नहीं छपती। फिर इसके बाद में शिक्षण विधियों, अनुचित शिक्षण विधियां वो यूज कर रहा है, तो ये भी ठीक नहीं है। हो गया। अब एक हो गया परिवार, एक हो गया विद्यालय, एक लिख लो भौगोलिक वातावरण, भौगोलिक कारक, ऐसे लिख लो, या भौगोलिक वातावरण। क्या भौगोलिक वातावरण भी प्रभावित करते हैं क्या, हैं? बताओ कौन से कारक है इसमें, इसमें क्या कारक लिखेंगे हम लोग? हाँ, जैसे जलवायु, उदाहरण में लिख लो, जैसे जलवायु है। जल की कमी तो संसाधनों में आ जाएगा विद्यालय में, वो तो भौतिक संसाधन हो जाएगा, वो तो भौतिक संसाधन, वो तो उनको उपलब्ध करवाना पड़ेगा। जलवायु प्रभावित करती है। जैसे मान लो यदि गर्म प्रदेशों में या ठंडे प्रदेशों में, पहाड़ी प्रदेशों में या मरुस्थलीय प्रदेशों में, तो ये जलवायु अलग अलग है ना सब जगह की, तो वो क्लाइमेट निश्चित रूप से उस बालक को क्या करती है, प्रभावित करती है। अगला लिखो, जैसे विद्यालय लिखा, जैसे भौगोलिक वातावरण लिखा, वैसे ही लिखो सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण। हाँ, बस जलवायु ही है, जलवायु में सब सम्मिलित है बेटा। क्या लिखेगा बता, जलवायु की परिभाषा लिखे। हाँ सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण। क्या क्या होंगे इसमें, डेस लगा के लिखते जाओ ना, आगे कोमा लगा लगा के। आस पड़ोस, आस पड़ोस, आस पड़ोस, मित्रता, मित्रता, रिश्तेदार, अंधविश्वास, अंधविश्वास,
सिनेमा, सिनेमा, सिनेमा मतलब ये हो गया आपका सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया हो गया एक प्रकार का ना। रीति रिवाज, खान पान, खान पान, रहन सहन, रहन सहन, पहनावा, आदि। हर्षवर्धन इसको बंद करना। हो गया? तो आप लोग समझ जाएंगे नहीं, आदि में सब कुछ सम्मिलित हो जाता है। खान पान, पहनावा, वेशभूषा, मेले, कल्चर जो भी है ना, भाषा, बोलियां, ये सारी चीजें क्या करती है? प्रभावित करती है। अगला लिखो, मनोवैज्ञानिक व मानसिक कारण। मनोवैज्ञानिक व मानसिक कारण, इसमें ही अगला लिख लो ना, क्योंकि वो वातावरणीय कारक ही एक प्रकार से मतलब है कि जैसे भौगोल सांस्कृतिक कारक लिखा था ना, वैसे ही कितने नंबर पे हो जाएगा? 5 नंबर पे। मनोवैज्ञानिक व मानसिक कारण, मनोवैज्ञानिक व मानसिक कारण, मनोवैज्ञानिक व मानसिक कारण, एक ही बात है रे यार। कारण लिख लो, कारक लिख लो। हाँ, इसमें लिख लो निर्देशन एवं परामर्श, निर्देशन एवं परामर्श, निर्देशन एवं परामर्श, प्रेम व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, प्रेम व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा, पुनर्बलन, अभिप्रेरणा, पुनर्बलन, दबाव, दबाव, तनाव, कुंठा, कुंठा, दुश्चिंता, संघर्ष आदि, आदि। हो गया है? कुल मिला के ये टॉपिक लिखने का नहीं था, लेकिन फिर भी हमने इसको लिखा है ताकि आपके दिमाग में ये रहे, या फिर कोई नोट्स ले तो उसको ये नहीं लिखे कि आधा ही लिखवाया मास्टर ने, आधा नहीं लिखवाया, तो उसको पूरा लिख लिया है ना। इसको छांट तो लोगे ना आप लोग कि कौन सा परिवार से संबंधित है, कौन सा इसे आपके विद्यालय से संबंधित है, कौन सा मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, कौन सा भौगोलिक से है, ये सारा आराम से छांट पाओगे आप लोग। तो ये वंशक्रम और प्रभावित करने वाले कारक, अब इनका ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं। अब थोड़ी सी कुछ और चीजें रही है ना, वो हालांकि ज्यादा काम की नहीं, फिर भी काम की है। सिद्धांतों से पहले उन चीजों को भी पढ़ना है। जैसे हम लोग सिद्धांत पढ़ेंगे ना, जितने भी 10 सिद्धांत पढ़ेंगे, उन सिद्धांतों में अपने सारे विकास की चर्चा करेंगे हम। सारे विकास के आयाम जैसे बताओ, देखो उदाहरण दो। मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, संज्ञानात्मक, भाषाई, जो भी है ना, हर प्रकार के विकास की बात करेंगे सिवाय शारीरिक के। क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी मनोवैज्ञानिक ने शारीरिक विकास का कोई सिद्धांत नहीं दिया। वो विज्ञान का ही माना जाता है। किसका माना जाता है? विज्ञान। विज्ञान का मतलब यह है कि बालक का शारीरिक विकास कैसे होता है, ये तो अभिवृद्धि है और ये जन्मजात
वंशानुक्रम कारकों पर डिपेंड करती है, क्योंकि इस पर वातावरण का बहुत कम नगण्य प्रभाव होता है। इसलिए शारीरिक विकास का सिद्धांत किसी ने नहीं दिया। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि सिद्धांत पढ़ने से पहले हम लोग हैं, मनोवैज्ञानिक है, साथ में देख देख लिखा है कि नहीं किया हमने, मनोवैज्ञानिक और मानसिक है, प्रभावित नहीं करेगी। अब मैं बताऊं, तभी तो मैं बता रहा था, मैं कहता स्कूल टाइम में यदि अपने को मोटिवेट किया जाता तो हम यहां नहीं होते। अभी प्रेरणा प्रभावित नहीं किया अपने को मोटिवेट किया ही नहीं किया स्कूल टाइम में। अपने को तो यही कहा गया फेल होगा तू, यही कहा गया। यदि अपने को उस टाइम ये कहते कि तू यार बहुत अच्छा पढ़ रहा है यार, तेरे जितना तो कोई पढ़ ही नहीं रहा है और तेरे जितना तो अच्छा कोई लिख ही नहीं रहा है, तो अपना अलग लेवल होता। मोटिवेशन तो प्रभावित करेगा ना शुद्ध रूप से, और सीखने को तो मोटिवेशन सर्वाधिक ही प्रभावित करता है। और मोटिवेशन एक मानसिक कार्य है, मानसिक क्रिया है। हाँ, क्या लिखा है? नहीं, मैं ये कह रहा था कि अपने को, मैं ये चाहता हूं कि सिद्धांत पढ़ने से पहले थोड़ा सा बालक का शारीरिक विकास देख लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सिर पिरा एग्जामिनर होता है ना, तो वो शारीरिक विकास के भी कुछ सवाल पूछ लेता है। इसलिए एक बार पहले हम देख लेते हैं बालक का शारीरिक विकास कैसे कैसे होता है। सामान्य की बात करेंगे हम लोग, मतलब ऐसे एबनॉर्मल बालक की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। केवल किस बालक की बात करेंगे? सामान्य, मतलब नॉर्मल बालक की चर्चा करेंगे हम लोग। जो नॉर्मल बालक होगा ना, उसका विकास कैसे होता है। तो आप लोग अब हेडिंग लगाएंगे बालक का शारीरिक विकास। बालक का शारीरिक विकास, कौन सा विकास है? शारीरिक विकास। हाँ, बालक का शारीरिक विकास। शारीरिक विकास साथ के साथ ही लिख लेंगे आप ना, क्योंकि वैसे तो आप लोगों को लिखने का टाइम देता हूं तो बातें कर लेते हैं आप। शारीरिक विकास कुछ बिंदुओं के आधार पर देखेंगे ना, कुछ आधार लेंगे हम, कुछ मानक लेंगे। जैसे सबसे पहला हमने मानक लिया वजन। सबसे पहला हमने मानक क्या लिया है? वजन। तो सबसे पहले शारीरिक विकास में क्या लिखेंगे? वजन। अच्छा मुझे बताइए, मैं सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूं? वजन की चर्चा कर रहा हूं। वजन किस समय की बात कर रहा हूं मैं? जन्म के समय। लिख लो, जन्म के समय। जन्म के समय यदि वो लड़का है, यदि वो लड़का है तो उसका वजन होगा 7.15 किलो। क्विंटल, क्विंटल और किलो तो क्या हो सकता है? ग्राम, पौंड है। वेरी गुड, पौंड है। और यदि वो बालिका है तो 7.13 पौंड होता है। फर्क होता है ना? अच्छा, इस पौंड का मतलब क्या होता है? 1 पौंड बराबर 453 ग्राम होता है। 1 पौंड बराबर 453 ग्राम। इसका मतलब लगभग आधा किलो। 1 पौंड बराबर क्या होता है? आधा किलो से थोड़ा सा कम होता है। तो एक सामान्य बालक जब जन्म लेगा तो उसका वजन कितना होना चाहिए? बताओ देखें। समथिंग 2.5 से लेकर 3 किलो के बीच में उसका वजन होना चाहिए। तब उसको हम लोग क्या मानते हैं? सामान्य। सामान्य बालक मानते हैं, स्वस्थ बालक। कुछ बालक तो ऐसे होते हैं जो खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, आलसी होते हैं और लिच्चड़ होते हैं, तो अंदर आराम से खाते पीते रहते हैं, वैसे और कोई काम नहीं है, तो वो उससे ज्यादा वजन के भी हो सकते हैं। और कुछ आपको बताओ तो बालक जो होते हैं ना, उनको चिंता पहले से ही लग जाती है कि आगे जाकर क्या करूंगा, कैसे रीट की परीक्षा दूंगा। तो फिर वो छोटे छोटे चूहे जितने लट्टों जितने 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 पैदा होते हैं, उनका वजन किसी का आधा किलो होता है, किसी का 1 किलो होता है, ऐसे भी होते हैं ना। लेकिन वो सामान्य बालक नहीं है। कैसे है? एब नॉर्मल बालक। अच्छा, जन्म के बाद
जन्म के बाद शिशु का वजन बट घटता है। जन्म के बाद पहले सप्ताह में शिशु का वजन कम होता है, उसके बाद बढ़ने लग जाता है। एक सप्ताह में तो कम होता है क्योंकि वो नई दुनिया में आता है, उसको समायोजन करना होता है। वो आके यहां पर देखता है तो यहां पर लोभ, लालच, मोह, माया, नीच, निकृष्ट, कमीन सब के सब चारों ओर उसके घूम रहे हैं। स्वार्थी, उसको लगता है अरे यार मैं कहां आ गया हूं, क्या हो गया है मुझे, मैं कहां आया हूं, क्यों आया हूं, ऐसी इस निकम्मी दुनिया में मैंने प्रवेश क्यों लिया है। फिर 5-7 दिन वो रुकता है ना वहां, उसके बाद वो भी वैसा ही हो जाता है, चिंता नहीं करता है, और उसके बाद में वजन बढ़ने लग जाता है। फिर वजन कम क्यों होगा, फिर तो बढ़ेगा। अब ये वजन जो बढ़ता है ना, ये जो वजन बढ़ता है ना, ये जब वो बालक 6 माह का हो जाएगा ना, तो जितना जन्मा था ना उसका लगभग कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। और यदि वो बालक 1 वर्ष का हो जाएगा तो जब वो बालक जन्मा था ना उसका 3 गुना हो जाएगा। ध्यान रखना है, इस 6 माह का 2 गुना हुआ, फिर यहां जो था ना इसका 3 गुना नहीं हो रहा है, जन्म का 3 गुना हो रहा है। ठीक है, इसके बाद जब बालक आगे बढ़ेगा ना तो इसका वजन आधा पौंड प्रति माह के हिसाब से बढ़ेगा, आधा पौंड प्रति माह के हिसाब से बढ़ेगा। और लगभग 5 वर्ष की समाप्ति पर उसमें 5 वर्ष की समाप्ति पर उसमें 38 से 43 पौंड के बीच में वजन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 38 से 43 पौंड के बीच में हो जाएगा। यही होता है लगभग 5 वर्ष की समाप्ति पर। यहां इस 1 वर्ष के बाद में दूसरे वर्ष तक आधा पौंड प्रति माह, उसके बाद में थोड़ा कम, ऐसे करते 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 थोड़ा कम होता जाएगा और यहां तक आके ये हो जाएगा। और इसके बाद जो बालक का वजन होगा ना वो बंटे पर डिपेंड करेगा। बंटा जानता हो, नहीं जानते, मतलब कभी भैंस सुनिए, भैंस का नाम, उस भैंस को खड़वड़न मिला के देते हैं ना हम लोग, उसके अनुसार ही वो दूध देती है। तो बालक भी उसके बाद में उसको जितना खिलाया जाएगा ना उसके अनुसार ही उसका वजन बढ़ेगा। लिख लो, हाँ 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 लिख लो, उसको बंटा बोलते हैं, बाटो, हाँ वही है, एक ही है, तो लिख लो। मैं लिखवाऊंगा, वैसे लिखना है, लिख दिया। उसके बाद लिखो जन्म के पहले सप्ताह में प्राय, अगली लाइन लिखनी है ना, जन्म के पहले सप्ताह में प्राय शिशु का वजन कम होता है। क्या हो गया, क्लास में परफ्यूम तो लेके आता है कोई, लगा के आता है, ऐसा हुआ क्या, नहीं आवाज तो नहीं आई। आ रही है ना, स्प्रे की नहीं है क्या, देखो उसकी आवाज है, रूम परफ्यूम, ये रूम फ्रेशनर है ये, क्या है? अरे मच्छर मारने वाला मोर्टीन है वो, ऑन ऐसी आती है, इसका मतलब मच्छर मारे नहीं है आपने। देखो जन्म के पहले सप्ताह में शिशु का वजन प्राय कम होता है, लिख लिया, या घटता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, उसके बाद उसके बाद 6 माह में, उसके बाद 6 माह में दुगुना एवं 1 वर्ष की समाप्ति पर, दुगुना एवं 1 वर्ष की समाप्ति पर जन्म का तिगुना हो जाता है, जन्म का तिगुना हो जाता है।
जन्म का तिगुना हो जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, उसके बाद मतलब 1 वर्ष बाद, उसके बाद आधा पौंड प्रतिमाह के हिसाब से, उसके बाद आधा पौंड प्रतिमाह के हिसाब से बढ़ता हुआ, आधा पौंड प्रतिमाह के हिसाब से बढ़ता हुआ 5 वर्ष की समाप्ति तक, 5 वर्ष की समाप्ति तक 38 से 43 पौंड हो जाता है। 38 से 43 पौंड हो जाता है। उसके बाद आधा पौंड प्रतिमाह के हिसाब से बढ़ता हुआ 5 वर्ष की समाप्ति पर, 5 वर्ष की समाप्ति पर 38 से 43 पौंड हो जाता है। उसके बाद बाटा पर निर्भर करता है, नहीं लिखना है। अरे 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 क्या है रे ये, छोरो क्या है ये, है कहाँ है यार, क्यों मतलब आप हर 1 मिनट की बात अथाई करने लग जाते हो यार, थोड़े रुको यार, शांत रहो, उचित नहीं होगा। अब लास्ट में मैं सोच रहा हूं कि मैं जाति के बजा रहा हूं और तुम खुद जाति के बजा रहे हो। जाति के बजाने का मतलब होता है जाने के दिन लद गए हैं बना, मत करो तुम, ठीक रहेगा। नहीं कोई ना कोई, देखो मुझे कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, एक जगह से मैं शुरुआत करूंगा फिर उसको बुरा लग जाएगा, बिना मतलब में सबकी सजा केवल एक आदमी को मिल जाएगी, फिर वो कहेगा ईगो हर्ट कर दिया, कैसे कर दिया, मैं क्या करता हूं, सब बोलते हैं, फिर वो प्रक्षेपण करेगा, लेकिन वो प्रक्षेपण फिर चलेगा थोड़ी है। शाबाश शाबाश, बोलो तुम, बोलो, सुधरो मत तुम, सुधर मत जाना तुम कभी, इतने वर्ष भी नहीं सुधर पाए, अब क्या सुधर जाएंगे तुम। और जब तुम्हें बोलने का कहा जाएगा ना स्कूल में जाके, बोले बोलो तुम, पढ़ाओ, बोल, फिर भागते फिरोगे। लंबाई, देखो बताओ क्या मतलब रहा इस बात का, अब तक मैं बकवास कर रहा था, क्या मतलब रहा इस बात का। अब और जमीन से, अब ठीक है ना। जन्म के समय बताओ देखिए कितनी होती है लंबाई, जन्म के समय बालक की लंबाई होती है 20.5 इंच, ये सेंटीमीटर या फुट इंच, और बालिका की 20.3 इंच होती है। वेरी गुड, है 20.3 इंच। इसके बाद कोई लंबाई को माप नहीं सकता है ना, लंबाई शुद्ध रूप से जन्मजात होती है। उसके बाद लंबाई वो आपके बादाम खाने से, वो क्या और क्या क्या होते हैं, कॉम्प्लेन पीने से, हाँ लंबाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर लंबाई के बाद और कौन सा बिंदु आता है, हैं? मस्तिष्क का भार, मस्तिष्क का भार, कितना वजन होता है शिशु के मस्तिष्क में? जन्म के समय कितना होता है? 350 ग्राम, 1350 जन्म के समय
1350 शिशु के पूरे मस्तिष्क सिर में नहीं होता है तो मस्तिष्क में कैसे हो सकता है ना। तो 350 ग्राम। अच्छा ये जब 6 वर्ष का हो जाता है तब, नहीं 12 वर्ष का होता है तब मापो इसको। माँ में अब कुछ नहीं रखा है। 12 वर्ष का होता है तब कितना हो जाता है, नहीं यार 12 रहने दो, सीधा पूरा ही टिकाओ अपने 18 वर्ष ही। अब ये जब 18 वर्ष का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, लगभग 1250 ग्राम हो जाता है लगभग। और एक स्वस्थ मस्तिष्क में कितना होता है, मतलब ये 1200 से लेकर 1400 के बीच में हो सकता है, ये ध्यान रखना है ना। ये 1250 ग्राम हो जाता है जब वो बालक 18 वर्ष का होता है। अच्छा मस्तिष्क का विकास तो सर्वाधिक कौन सी कब होता है, सर्वाधिक मस्तिष्क का विकास सर्वाधिक कब होता है, बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में, शिशुअवस्था में। बालक का विकास, मस्तिष्क का विकास 5 वर्ष की आयु तक 85% हो जाता है। कितना हो जाता है, 85% हो जाता है। 6 वर्ष की आयु तक 90% हो जाता है। इसका मतलब शिशुअवस्था में सर्वाधिक विकास हो। एक लाइन छोटी सी लिख लो यहां, मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास शिशुअवस्था में होता है। सर्वाधिक विकास शिशुअवस्था में होता है। उसकी थोड़ी हार्ट बीट सुने, धड़कन, धड़कन होती है ना, बालक का दिल धड़कता है क्या, किसके लिए, खुद के लिए। जन्म के समय किस हिसाब से धड़कता है, हैं 140 बार प्रति मिनट, प्रति मिनट ही मापते हैं हम इसको, 140 प्रति मिनट। यदि मैं इसको 2 गुना लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। वयस्क मनुष्य होता है ना, वयस्क, उसका कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में, 72 बार। हाँ 72 बार धड़कता है, 72। अब 72 का दुगुना कितना होता है, तो लगभग हो गया कि नहीं हो गया। तो वहां एग्जामिनर लगभग दोगुना लिख के देना, तो ये मत कहना कि आपने दोगुना लिखवाया नहीं था, ये 140 दोगुना ही होता है। और ये फिर 6 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष तक ये कम होता हुआ 100 तक पहुंच जाता है, 100 प्रति मिनट। छोटा बालक होता है ना, वो आपको पता है जल्दी जल्दी सांस लेता है, वो धड़कन पर ही तो डिपेंड करता है। फिर जब वो 18 वर्ष का हो जाता है तब धड़कन तो कम हो जाती है लेकिन धड़कना ज्यादा शुरू होता है, 72 प्रति मिनट है। क्या हो गया, बूढ़ा हो जाता है तब नहीं धड़कता है, ये किसने कहा, हालेस ये किसने कहा, क्या बुढ़ापे में दिल नहीं धड़कता है, हैं? अरे रहने दो, तुम क्यों फालतू में लोड लिए बैठे हो। बुढ़ापे में आवश्यकताओं में कोई कमी नहीं आती है, संसाधनों की कमी हो जाती है।
जन्म के समय 140 प्रति मिनट, 6 वर्ष तक 100 प्रति मिनट और 18 वर्ष तक 72 प्रति मिनट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अरे सुनो, सुनते कब हो तुम तो। मैं ये कह रहा हूं कि एक एथलीट होता है ना, एथलेटिक खिलाड़ी, एथलीट होता है, उसके हृदय की धड़कन सामान्य व्यक्ति से कम होती है कि ज्यादा होती है? कितने लोग मान रहे हैं सामान्य व्यक्ति से कम होती है? बहुत बढ़िया। कितने लोग मान रहे हैं सामान्य व्यक्ति से ज्यादा होती है? ऑप्शन ही नहीं है बराबर का। तो एक खिलाड़ी की हृदय की धड़कन सामान्य व्यक्ति से कम होती है। हृदय की धड़कन, कारण मैं बताऊं, हृदय की धड़कन डिपेंड करती है श्वास पर। श्वास डिपेंड करता है फेफड़ों की साइज पर। और एक खिलाड़ी होता है ना, उसके फेफड़ों के अंदर भरपूर जगह होती है, मजबूत होते हैं और इनकी साइज थोड़ी उभरी रहती है, इसलिए उस व्यक्ति में श्वास कम फूलता है। और श्वास कम फूलता है ना, जिसको श्वास एक बार लेने के बाद ज्यादा देर तक अंदर रहता है, ज्यादा श्वास लिया जा सकता है और वापस लंबे समय तक छोड़ा जा सकता है, तो उसमें श्वास की दर कम होगी, तो फिर हृदय की धड़कन भी उसमें क्या पाई जाएगी? कम पाई जाएगी। ध्यान रह जाएगा, लिख लो। एक एथलेटिक की हृदय की धड़कन, एक एथलेटिक की हृदय की धड़कन एक एथलेटिक की हृदय की धड़कन एक एथलेटिक की हृदय की धड़कन, एथलेटिक खिलाड़ी की बात कर रहा हूं मैं। एक एथलेटिक की हृदय की धड़कन सामान्य व्यक्ति से कम होती है, सामान्य व्यक्ति से कम होती है, सामान्य व्यक्ति से कम होती है। और भी कुछ होता है कि जिसके आधार पर हम लोग तुलना कर सकते हैं? हड्डियां, चलो हड्डियां ले पहले, है ना। हड्डियां, अच्छा कोई मुझे बता सकता है जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं? 200। अब लिख लो बस, अब लिख लो जन्म के समय। सोच लेना, फेंकना नहीं है ना। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ये सवाल थोड़ा सा उटपटांगी है ना। जन्म के समय बालक के में कितनी हड्डियां पाई जाती? फेंकना नहीं है। जन्म के समय बालक में कितनी हड्डियां पाई जाती है? सोच लो आराम से। सोच लिया? ऑप्शन ए वाले हाथ खड़े करो। कोई नहीं। ऑप्शन बी वाले हाथ खड़े करो। बहुत बढ़िया, 206, वेरी गुड। ऑप्शन सी वाले हाथ खड़े करो। बहुत बढ़िया, 265। ऑप्शन डी वाले हाथ खड़े करो। पीछे मुड़ के देख लो इन सबको। देख लिया? सबके सब है? क्या लिखा है मैंने कोष्टक में? क्या लिखा है? नजदीकी नहीं, प्लस नजदीकी। यदि ऑप्शन में आए ना तो प्लस में रहना है और जो नजदीक वाला ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए? अब इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 280। समझ गए? यहां लिखा हुआ है ना, जन्म के समय 270 होती है। यदि 270 ऑप्शन में नहीं मिले तो कहां जाना है? प्लस में जाना है, और जो नजदीक 270 से वही हो जाएगा। ठीक है? तो जन्म के समय हड्डियां कितनी होती है? 270। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या इन हड्डियों की संख्या बढ़ती है? क्या है? घटती है?
बढ़ती नहीं है, एक बार तो बढ़ेगी फिर वापस घटेगी। बाल्यावस्था में, वेरी गुड, बाल्यावस्था में अस्थिकरण होता है तो कितनी हो जाती है? हैं? कितनी तक पहुंच जाती है? बाल्यावस्था में ये 350 तक पहुंच जाती है ना। बाल्यावस्था में कितनी हो जाती है? 350। और किशोरावस्था में पुनः, मतलब 18 वर्ष तक आते आते ये कितनी हो जाती है? 206। ऐसे लिख लो। अच्छा, आपको पता है अस्थिकरण क्या होता है? हैं? हड्डियों का निर्माण और हड्डियों का जुड़ना क्या कहलाता है? अस्थिकरण। और आपको पता है दृढ़ीकरण क्या होता है? हड्डियों का मजबूत होना, हड्डियों का मजबूत होना। आपको पता है सर्वाधिक अस्थिकरण कब होता है? सर्वाधिक अस्थिकरण कब होता है? और सर्वाधिक दृढ़ीकरण कब होता है? किशोरावस्था में। बहुत बढ़िया। किशोरावस्था में अस्थिकरण होता है, अस्थिकरण। हाँ, सर्वाधिक अस्थिकरण होता है 0 से 2 की आयु में। सर्वाधिक अस्थिकरण कब होता है? 0 से 2 की आयु में। और सर्वाधिक दृढ़ीकरण जो होता है ना, सर्वाधिक दृढ़ीकरण होता है वो उत्तर बाल्यावस्था में होता है, 10 से 12 वर्ष की आयु में होता है। 10 से 12 वर्ष की आयु में। अब चलिए, और तो सारी बात ठीक है, आपको ये अस्थिकरण वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया क्योंकि आपने अभी तक कॉन्सेप्ट को गलत देख रखा है। अच्छा, आपके अनुसार बाल्यावस्था का कोई बालक है, उसका यदि हम लोग पूरे शरीर का एक्सरे करवाएं तो उसमें 350 हड्डियां गिनी जा सकती है ना? नहीं गिनी जा सकती है तो 340 कितनी फिर? तो फिर आपने कह दिया ना कि बाल्यावस्था में 350 हड्डियां होती हैं। गिनी जा सकेगी ना? देखो, अब मैं बताऊं आपको। जैसे ही बालक जन्मता है ना, जन्म के बाद उसमें हड्डियों का निर्माण शुरू होता है। एक तरफ हड्डियां निर्मित होती जाती है, एक तरफ जुड़ती जाती है, एक तरफ निर्मित होती जाती है, एक तरफ जुड़ती जाती है, निर्मित होती जाती है, जुड़ती जाती है। कभी भी एक समय में, एक स्थिति में 270 से ज्यादा हड्डियां नहीं होती है, एक स्थिति में नहीं होती है। लेकिन यदि कुल गिन लेना कि कुल कितनी हड्डियों का निर्माण हुआ था, उसका रोजाना एक्सरे लेते रहे ना, रोजाना, तब हम लोग देखते हैं कि बाल्यावस्था तक, क्योंकि अस्थिकरण बाल्यावस्था में जाके खत्म हो जाता है, इसलिए बाल्यावस्था तक उसमें कुल मिलाकर 350 हड्डियों तक का निर्माण हो सकता है। समझ पाए मेरी बात को? इसलिए अपने दिमाग में आता है कि यार अस्थिकरण सर्वाधिक बाल्यावस्था में होता है। नहीं, अस्थिकरण तो जन्मते ही सर्वाधिक होता है। 2 वर्ष की आयु तक बहुत अस्थिकरण होता है, फिर धीरे 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 कम होता है, लेकिन अस्थिकरण समाप्त होता है बाल्यावस्था में जाकर। किशोरावस्था में फिर अस्थिकरण होता नहीं है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि बाल्यावस्था तक आते आते हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 350 हो जाती है। समझ गए ना मेरी बात को? इसका मतलब एक समय में, किसी भी समय बालक का यदि आप पूरे का एक्सरे लेंगे तो आपको 350 हड्डियां नहीं मिलेगी। हड्डियां बनती जाती है, जुड़ती जाती है, बनती जाती है और जुड़ती। क्योंकि सर्वाधिक बनी भी कौन सी में? पूर्व शेषवावस्था में। और सर्वाधिक जुड़ी भी कौन सी में? पूर्व शेषवावस्था। मतलब 0 से 2 वर्ष की आयु तक बहुत सारी हड्डियां बनी है और बहुत सारी हड्डियां जुड़ी है। समझ रहे हैं बात को? नीचे लिख लो, लिखो, हड्डियों का निर्माण एवं उनका जुड़ना अस्थिकरण कहलाता है। हड्डियों का निर्माण एवं उनका जुड़ना अस्थिकरण कहलाता है। हड्डियों का निर्माण एवं उनका जुड़ना अस्थिकरण कहलाता है। जो पूर्व शेषवावस्था, जो पूर्व शेषवावस्था, जो पूर्व शेषवावस्था, कोष्टक में लिखोगे 0 से 2 वर्ष, पूर्व शेषवावस्था में सर्वाधिक होता है।
में सर्वाधिक होता है। आगे चाय पानी की बात देखेंगे।